सबसे बड़ा गांव है बामनीखेड़ा, बिल्कुल, और 3 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 4 करोड़ 70 लाख की लागत से सरकारी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन अभी उसमें घपला पाया गया। जो रेती थी, रोडी थी, सरियां थी, उसमें कहीं ना कहीं थर्ड क्वालिटी की इस चीज का इस्तेमाल किया जाता तो उस पर कोई कि जहां दफ्तर दफ्तर अंदर कुर्सी डाले बैठा एक लुटेरा, ये भारत देश है मेरा। और जो कि कुछ मेडिकल स्टोर वाले इन चीजों को बेच रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी जागरण खबर अपडेट लाइव और एसएस न्यूज 5252 पर। आज 3 पत्रकार बैठे हैं, 3 मुद्दों पर बात होगी। पलवल शहर की 3 बड़ी समस्याओं पर बात होगी। जनता ने अपनी 3 समस्याएं हमें बताई हैं, आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आज हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं सोनू शर्मा जी, बामनीखेड़ा से हैं, एसएस न्यूज 5252 चलाते हैं। आपका सर स्वागत है। आपका जी स्वागत है आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार योगेश भारद्वाज जी, जो कि खबर अपडेट लाइव चलाते हैं और बहुत ही बेबाक तरीके से लोगों की समस्याओं पर अपनी राय भी देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए सर, बात करते हैं समस्याओं पर। जी जी, 3 कौन कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ही चाहूंगा। जी वीरेंद्र जी, देखिए बताना चाहूंगा, सबसे पहली जो समस्या है लोगों की अतिक्रमण को लेके, जाम की समस्या को लेके। मैं आपके चैनल से ही कल देख रहा था कि आपने एक खबर चलाई हुई थी, एम्बुलेंस को लगभग 10 से 15 मिनट जाम में खड़े हो गए। और इतने समय में कोई हादसा होता है, कोई मरीज है उसमें, तो उस चीज का कौन जिम्मेवार होगा? बिल्कुल, वहाँ जो ड्यूटी कर रहा है पुलिसकर्मी वो जिम्मेवार होगा, या एम्बुलेंस जो चला रहा है वो जिम्मेवार होगा, या फिर खुद मरीज ही जिम्मेवार होगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इतना जाम पलवल में रहता है कि एक मरीज भी समय से अपना इलाज नहीं करवा पाता, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता। जी, क्या हाँ, ये जो ड्यूटी करते हैं जो पुलिसकर्मी है, क्या वो खड़ा देखते हैं? लेकिन जब आपने कैमरा वहां चलाया था, मैंने देखा, पूरी खबर देखी वो, तो पुलिसकर्मी तुरंत भाग के आया। तो कम से कम 15 मिनट बाद वो लगभग एम्बुलेंस लिख वहां से। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जो बात थी कल मैंने देखी। पलवल के लोगों की मैं कहूं तो एक जो आत्मा है वो मर चुकी है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? अक्सर देखिए, वो क्या जाने पीर पर आई जिसके पैर ना फटी बेवाई। जिसके साथ ये बीतता है, जो एम्बुलेंस के अंदर होता है, पेशेंट के साथ में अटेंडेंट जो होता है, उसे ही पता होता है उस समय की कीमत जब वो अपने पेशेंट के साथ निकलता है। वो ईश्वर को याद करता हुआ निकलता है, परंतु हमारे जो लोग हैं वो अपनी नासमझी के कारण किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। ये ट्रैफिक कोई ऐसी समस्या नहीं है, ये हमारे द्वारा जनरेट की गई परेशानी है। कुछ इसमें सरकारें जिम्मेदार हैं, कुछ प्रशासन जिम्मेदार है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। और हमारे साथ सोनू जी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आज कौन सी बड़ी समस्या ऐसी है जिसे आप फेस करते हैं, लगातार लोग आपसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले बात की जाए, हम तुम सब जान रहे हैं कि नशा मुक्त भारत कैसे बनाया जाए, नशा मुक्त हरियाणा, सभी प्रयास कर रहे हैं कि नशा को कैसे रोका जाए। लेकिन आजकल देखा जाता है, किसी भी, चाहे पलवल की बात करें, किसी ठेके के अंदर चले जाए, ठेके के बाहर देखें किस तरीके के जो हमारे 18 साल के 17 साल के युवा हैं वो किस तरीके से खुले में नशा कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को, प्रशासन को? इस पर आपकी क्या है? बिल्कुल सोनू जी, आपने बहुत बड़ी बात रखी है। नशा, देखिए आज हमारा राष्ट्र का एक जो परिवार चलाने वाले जो हमारे जिम्मेदार लोग होते हैं, चाहे वो हमारा भाई है, चाहे वो हमारा पिता है, चाहे वो कोई भी है, अगर वो नशे से घिरा रहेगा तो उस परिवार को समाप्त करने में सबसे पहला काम वो करता है। और जैसे ही परिवार समाप्त होगा तो देखिए, समाज को समाप्त होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, और जब समाज ही समाप्त हो जाएगा तो राष्ट्र बचेगा ही कैसे? आज हमारा जो युवा है वो सड़कों पे पड़ा हुआ मिलता है, उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? ये वो खुद है या फिर हमारी जो सरकारें हैं? एक समय हुआ करता था जब अंग्रेज इस बीमारी को लाए थे, मैं शराब को एक बीमारी कहूंगा, ये लाई गई थी हमारे लोगों की बुद्धि खराब करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग थे वो बुद्धिमान थे, और जब तक हमारे लोगों की बुद्धि खराब नहीं होगी तब तक गुलाम नहीं होंगे, ऐसा उनको पता था।
इसलिए इसको लाया गया, हमारे अंदर डाली गई। और आज देखिए, आज हमारी सरकारें आजादी के बाद भी इस बड़ी समस्या को हमारे देश से नहीं निकाल पाई। अंग्रेज तो चले गए, परंतु वो अपनी एक ऐसी दवाई छोड़ गए इस देश के लिए कि जिससे आज पूरा देश बीमार हो चुका है। तो बिल्कुल सोनू जी, आपने बहुत वीरेंद्र बड़ा जी, मुद्दा आपकी बात को मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। देखिए, भारत के अंदर 90% घर ऐसे होंगे जो शराब के कारण बर्बाद है। बिल्कुल। तो कैसे उपाय ढूंढा जाए इस शराब को रोकने के लिए? सोनू जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शराब को रोकने के लिए मैं कहता हूं कि शराब को लाता कौन है, इसको प्रमोट कौन करता है। सबसे पहले तो उनको सोचना चाहिए जो इस देश के जिम्मेदार लोग हैं, जिनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि समाज में सामंजस्य बने, समाज का युवा आगे बढ़े और समाज के युवा के बीच में ये जो रोड़ा आ रहा है, जो ये समस्या है, इसको हटाने की जिम्मेदारी भी सबसे पहले हमारे देश के नेताओं की है, सरकारों की है। इतना जो आज देखिए, अपराध की जननी अगर मैं कहूं तो शराब है, नशा है। चाहे आज कितने भी बड़े अपराध हो रहे हैं, चाहे देश गरीबी की तरफ जा रहा है, वो भी शराब में नशे को मानता हूं। और आज जो हमारी जो बहन बेटियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, वो भी शराब का ही एक कारण है। और इस देश के अंदर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं रोड पर, उनमें ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जो शराब के कारण होते हैं। शराब पीने के बाद ड्राइवर नहीं रहता है, वो एक डेड बॉडी बन जाता है, क्योंकि बुद्धि तो उसकी काम करना बंद कर देती है, ये हाथ पैर रहते हैं, ये काम नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं शराब को हर उस समस्या का एक जड़ मानता हूं जो इस देश में है। इससे शायद ही कोई फायदा होता होगा देश को। अगर कुछ चंद पैसे कमा लेने से इस देश का भला हो सकता है, तो मैं नहीं मानता। इस देश में नशे को समाप्त करना ही होगा, इससे पहले कि ये नशा इस देश को समाप्त कर दे। वीरेंद्र जी, बात करें, आपने बोला अपराध जी, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारी महिलाएं बेटी शॉपिंग करने के लिए आती हैं, उनसे मोबाइल छीन लिया जाता है, चेन छीन ली जाती है। लेकिन अभी हाल ही में देखा, बामनी खेड़ा हसनपुर रेलवे फ्लाईओवर देखा होगा, वहां एक लूटपाट हो गई। एक व्यक्ति अपने घर जा रहा था, उससे 46,000 की नकदी लूट ली गई। क्या कारण मानते हो कि दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है? पुलिस जिम्मेदार है या खुद इंसान जिससे अपराध हो रहा है वो जिम्मेदार है? देखिए, मैं तो कहूंगा कि हर वो इंसान जिम्मेदार है जो इस नशे को समाप्त करने के लिए आवाज नहीं उठाता है जी। अपने प्रतिनिधि को वोट देने से पहले ये नहीं कहता है कि इस नशे को हम नहीं चाहते, इसे बंद किया जाए। मैं हर उस इंसान को जिम्मेदार मानता हूं। मैं अपनी एजुकेशन सिस्टम को इसके बारे में जिम्मेदार मानता हूं कि कहने के लिए तो ये बातें लिखी हुई हैं किताबों में, परंतु क्या ये चीजें इंप्लीमेंट हुई? आज तक नहीं हुई। इतना बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे ऑफिसर्स हैं, नेता हैं, अपने आप में जो धर्माचार्य बने हुए हैं, जो इस देश में धर्म की स्थापना करने के लिए बैठे हुए हैं। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या जब तक ये नशा इस देश के अंदर रहेगा, धर्म की स्थापना हो पाएगी? क्या कानून की स्थापना हो पाएगी? क्या कानूनों को मान लिया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि शराबी नशेड़ी इंसान कानून को कुछ समझते हैं। मैं अपने सीनियर पत्रकार हैं हमारे योगेश जी, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जो आज सोशल मीडिया पे ये जो अश्लीलता फैली हुई है, क्या हमारी सरकारों को इस पर प्रतिबंध नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे भी 3-3, 4-4 साल के बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं। हर तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे आती है, इंस्टा देख लो, फेसबुक देख लो, या कुछ भी यूट्यूब पे भी देख लो आप। आजकल जो आती है, ये अश्लीलता परोसी जा रही है, जो रील्स के नाम पे ना लोगों ने अश्लीलता परोसना चालू कर दिया है। दूसरी बात मैं कहूंगा, शराब के लिए सोनू जी ने बात रखी, एक नशा है सूखा नशा, वो शराब से भी ज्यादा खतरनाक नशा होता है, जो कि कुछ मेडिकल स्टोर वाले इन चीजों को बेच रहे हैं। क्या सीएमओ को पता नहीं है? बिल्कुल। या सरकारी अधिकारियों को पता नहीं है इस चीज का कि सूखा नशा कहाँ बिक रहा है? पुलिस को नहीं पता कि गांजे कहाँ बिक रहे हैं, नशा कहाँ बिक रहा है, सब पता होती है। लेकिन अगर नहीं पता है तो गुरुजी मैं एक बात कहना चाहूंगा बीच में ही, अगर नहीं पता है कि कहाँ नशा बिच रहा है तो आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। वीरेंद्र पत्रकार भाई हमारे बीच में बैठे, अभी 2 मामले बहुत बड़ी संज्ञान में आए मेरे। पलवल जिले का मानिए हाईवे पास 4 करोड़ 70 लाख की लागत से सरकारी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन अभी उसमें घपला पाया गया। जो रेती थी, रोडी थी, सरियां थी,
उसमें कहीं ना कहीं थर्ड क्वालिटी की इस चीज का इस्तेमाल किया जा तो रहा है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी पक्का? कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई होगी अभी तक। अभी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ एसडीओ जेई गांव के मुखिया जो सरपंच है वर्तमान डॉक्टर मुकेश तंवर, पूर्व सरपंच है, वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे, लेकिन 1-2 दिन के लिए काम रुकवा दिया, लेकिन आज फिर वहां काम चालू हो गया। अगर कार्रवाई होगी तो उनके जेब कहाँ से भरेंगे? क्या मानते हो उस स्कूल के अंदर हमारे आने वाले समय में जो कल है, जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, क्या मानते हो खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता? एक गाना याद आ गया मुझे जी। कि जहां दफ्तर दफ्तर अंदर कुर्सी डाले बैठा एक लुटेरा, ये भारत देश है मेरा। और आज भारत में शायद ही ऐसा कोई दफ्तर बच रहा होगा जहां एक लुटेरा नहीं बैठा होगा। अब जो लुटेरे हैं वो तो इस बात से बुरा मान जाएं, बाकी जो ईमानदार लोग हैं मैं उनसे यही चाहता हूं कि आप अपनी ईमानदारी से जुड़े रहें। ईश्वर सब कुछ देख रहा है और शायद आपके कर्मों का फल आपका इंतजार भी कर रहा है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, क्योंकि ईश्वर सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उससे ज्यादा न्यायकारी कोई भी नहीं है। वीरेंद्र भाई, मैं बस पुलिस को ये अवगत करा देता हूँ, अगर आप लोगों को नशा का नहीं पता हो कहाँ बिक रहा तो मैं बता देता हूँ। सिटी थाना क्षेत्र के अंदर बिल्कुल सूखा नशा बिक रहा है, ट्रैक्टर मार्केट में बिक रहा है। दूसरा, किठवाड़ी पुल के नीचे सूखा नशा और दारू सप्लाई होती है। तीसरी बात बता दूं, ठेकों के बाहर खुले में जाम झलकाए जा रहे लोगों के, लेकिन पुलिस वहां से निकलती है लेकिन कोई कार्रवाई उन लोगों की नहीं होती। तो नशेड़ी तो अपने आप बढ़ेंगे लोग। देखिए, पार्कों के अंदर आप जाकर देख सकते हैं, सेक्टर 12 हथीन रोड पर आप किसी भी खाली जगह में देख सकते हैं, वहां पर इंजेक्शन, तमाम इंजेक्शन पड़े होते हैं। आप किसी पार्क के अंदर जाइए, वहां पर आपको इंजेक्शन मिल जाएंगे और पता नहीं किस तरह के नशे होते हैं, शायद हमें तो जानकारी भी नहीं है, परंतु प्रशासन इसके बारे में जरूर संज्ञान ले, जिससे कि इस भविष्य को बचाए। वीरेंद्र भाई, एक बात काटूंगा मैं, 1 मिनट सोनू जी। ये जो इंजेक्शन का नशा है बहुत खतरनाक नशा है। कहाँ से शुरू होता है मैं बताता हूँ। जहाँ लोग आजकल जिम करते हैं ना, जिम जो स्टेरॉइड यूज करते हैं लोग, मैं तो ये कहूंगा सीएमओ साहब को, प्रशासन को, कि इन चीजों पे इतना प्रबंध, इनको मतलब इतना बंद कर दें जिमों के अंदर, जो भी जिम के अंदर कोई इंजेक्शन की सिरिंज भी पाए ना, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर हो, क्योंकि ये बॉडी को बिल्कुल अंदर से खोखला करते हैं। स्टेरॉइड जो होती है, बॉडी जो बिल्डर होते हैं मानते हैं हाई लेवल पे यूज करते हैं लोग, लेकिन शुरुआत में ही जिम वाले इनको स्टेरॉइड यूज करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए सर, पहले जमाने में लोग दूध दही खाते थे और शायद इसीलिए ही हमारे हरियाणा को इसीलिए कहते थे कि जहां दूध दही का खाना और वो मेरा हरियाणा। हरियाणा एक हरियाणा। हाँ बिल्कुल। देखिए, पहले लोग हट्टे कट्टे होते थे और जो आजकल बॉडी फुला के घूमते हैं, शायद उनकी अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है जो पहले एक साधारण किसान के अंदर होती थी। वो सुबह से शाम तक उसकी इम्यूनिटी इतनी थी, वो खेती करता था, फावड़ा चलाता था और घरों के अंदर डंबल होते थे, हत्ती होती थी और उन पर वो मेहनत करता था। परंतु आजकल बदलते जमाने के साथ में बच्चे भी बदल गए, परंतु हार्डवर्क जो उनका था वो सारा अब हट चुका है। वो मोबाइल की तरफ चले गए हैं, वो और तमाम चीजों की तरफ चले गए हैं और वो बहुत जल्दी रिजल्ट लाने के चक्कर में जो ये तमाम जहर खा रहे हैं, भाई इनसे बचो। और अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो एक अच्छे डॉक्टर से जाकर मिल लो कि इनका दुष्परिणाम क्या है। मैं कहता हूं कि आप अपना परिवार बनाने में भी परेशान हो जाओगे, ऐसी समस्याएं आती हैं। और आपका बीपी है, आपका हार्ट है, आपका लिवर है, आपकी किडनी है, ये एक तरह से सड़ जाएगी, डिसफंक्शन हो जाएगी। इसलिए आप इन चीजों से बचें। जो नेचुरल बॉडी है, ईश्वर ने हमें जो नेचुरल बॉडी दी है, उसको नेचुरल तरीके से ही दूध दही घी खाकर बनाइए। ऐसी चीजों से कतई बच जाइए जितना जल्दी हो सके। पत्रकार महोदय जी, बात चल रही थी बिल्डिंग को लेकर, वहां पर मौके पर जेई ने भी निरीक्षण किया, शीतल जैन जी थे। लेकिन क्या मानते हो, उस बिल्डिंग के अंदर स्कूल प्रिंसिपल की मिली भगत समझे, प्रशासन की मिली भगत समझे या गांव के सरपंच की मिली भगत समझे? क्योंकि उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम थर्ड क्वालिटी का माल इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं। एक बिल्डिंग उसकी बन चुकी है, दूसरी बिल्डिंग का कार्य चालू है। 2 दिन ग्राम के लोग पहुंचे, गांव के सरपंच पहुंचे, वहां काम को रुकवा दिया था, लेकिन आज काम वहां सुचारू रूप से चालू है। क्या कहना चाहोगे योगेश इस बात को? सोनू जी, देखिए, आपने ये मामला लाए हैं हम पत्रकारों के बीच, तो हम आपको 100% श्योर कर रहे हैं इस मामले को हम कल से उठाना चालू करेंगे। वीरेंद्र जी, बिल्कुल ठीक है जी। और देखते हैं सरकार कब तक सुनवाई नहीं करेगी इस मामले को लेके, क्योंकि आने वाले बच्चों का भविष्य है वो।
अगर वही नहीं रहेगा तो बच्चे भी कहाँ पढ़ेंगे, तो अनपढ़ता तो फैलेगी। एक मामला और बामनीखेड़ा गांव का कि जो गांव के सरपंच है डॉक्टर मुकेश तंवर, तो गांव का ही एक ही व्यक्ति जिन्होंने उसके नाम से मोहर बनवाई ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा की, और उसके नकली हस्ताक्षर करके कई दस्तावेज बनाने का काम किया। उस पर भी उन्होंने, जो ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा के सरपंच हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन को FIR करवाई, शिकायत दी, लेकिन अब तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बहुत बड़ा मामला समझते हैं। कार्रवाई इसलिए नहीं होगी ना, मैं बताता हूँ। देखिए, देखो आप समझ सकते हो, कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा के सरपंच कहें या जिला के किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच कहें, कितना फर्जीवाड़ा समझते हैं इस बात को लेकर के। देखिए, जल्दी इस मामले में हम सरपंच साहब से भी बात करेंगे, और जो IO हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, उनका भी हम बयान लेने का प्रयास करेंगे। और शायद हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं योगेश जी, उन्होंने इस बारे में संज्ञान भी लिया है और आगे बात भी करी है। जो पुलिस प्रशासन के PRO हैं, उनसे भी बात करी है, और जल्दी कुछ ना कुछ इसमें जो भी पुलिस ने अभी तक कार्रवाई करी है उसके बारे में पब्लिक को बताया जाएगा। बाकी PRO साहब इतने अच्छे हैं कि रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है उनका, तो उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर हम DSP साहब से भी बात करेंगे। आपसे लूटपाट को लेकर बात की। एक रेलवे फ्लाईओवर है जो बामनीखेड़ा हसनपुर को जोड़ता है, बामनीखेड़ा रसलपुर को जोड़ता है, खादर के सभी गांवों को जोड़ता है। माने कि सैकड़ों गांव उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन 2 साल पहले वो फ्लाईओवर चालू हुआ था, लेकिन अब तक वहां लाइट की जो व्यवस्था है, लाइट लगा तो दी है, लेकिन वो अब तक चालू नहीं है। किसे जिम्मेदार मानते हैं इस चीज को? नहीं, ये तो बिल्कुल सीधी बात, या तो ठेकेदार है या फिर सरकार है। क्या कहना चाहोगे ऐसे ठेकेदारों मैं ऐसे ठेकेदारों पे तो लगाम जरूर कसनी चाहिए, सरकार से भी अनुरोध है। और हमारे मंत्री साहब हैं गौरव गौतम जी, तो ऐसे लोगों पे जरूर लगाम करें, क्योंकि आने वाला टाइम बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति जागरूक हो गया इन चीजों को लेके। क्योंकि अगर वो टैक्स दे रहा है तो रोड भी लेगा, और रोड पे सेफ्टी भी लेगा, और सेफ्टी के साथ साथ सुविधा भी जरूर लेगा। वीरेंद्र जी, सबसे बड़ा मुद्दा होता है, सरकार ग्राम पंचायतों के लिए साफ सफाई के लिए बहुत पैसा देती है, लेकिन किसी भी ग्राम के अंदर चले जाइए, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, हमारी जो गौ माता है पन्नी खा रही है। किसे समझते हैं इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार हम हैं, हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। प्रशासन सिर्फ देखिए जागरूक कर सकता है, सफाई करवा सकता है, परंतु ऐसी नौबत ना आए। बहुत से गांवों में मैंने देखा है, बहुत सी पंचायतों को मैंने देखा है जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं, पूरा प्रयास करती हैं, उनके पास इतनी मैन पावर नहीं है, और हमारे पलवल प्रशासन के पास भी इतनी मैन पावर नहीं है। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और अपने घरों के सामने सफाई रखें, और ये जिम्मेदारी अपनी तय कर लें कि जो भी हम कूड़ा फेंकते हैं वो सही जगह फेंकें, तो शायद ही कुछ समय आप बाद देखेंगे कि पलवल की तस्वीर बदल जाएगी। और देखिए, पढ़ाई इसलिए की जाती है कि हम सभ्य बने, समाज सभ्य बने, और सभ्यता यही कहती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागे ना, हम इतने बेपरवाह ना बने कि जिससे कि इस समाज की, इस शहर की खूबसूरती बिगड़ जाए। हम अपने शरीर पर पूरा प्रयास करते हैं, चमक धमक के रहते हैं। वीरेंद्र जी, हमारे शहर को मैं एक चीज कहना चाहूंगा। बस स्टैंड के पास एक अपनी CSC सेंटरों की जो होती है, CSC सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ एक प्लॉट में इतनी गंदगी भरी हुई है। मैं बोलता हूँ, नाम लूंगा, चेयरमैन यशपाल जी को मैंने वो फोन किया कि इस तरीके की यहाँ गंदगी है, कोई गाड़ी या ट्रैक्टर या JCB इसके इसको उठवा ली। उन्होंने बोला कि मैं अभी नंबर देता हूँ ठेकेदार को और आपसे बात करेगा और ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन वहाँ की मार्केट वालों ने मुझे बोला, तो इस नाते, क्योंकि हम भी मार्केट के व्यक्ति हैं, तो मैंने बोला, लेकिन आज तक वो गाड़ी लगभग 10 दिन हो गए, 10 दिन से ना तो कोई उनका फोन आया, ना कोई गाड़ी आई, ना कोई उठाने वाला आया, ना कोई ठेकेदार आया। क्या लगता है कितनी लापरवाही चेयरमैन है जो यशपाल जी, कितनी लापरवाही देखा गया? देखिए, जिन लोगों को आज जिम्मेदारी दी गई है या जिनको उस गद्दी पर बैठाया गया है और वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। शायद भविष्य में लोगों का विश्वास वो जीत पाए, तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बिल्कुल। देखिए, आपने डॉक्टर यशपाल चेयरमैन का मुद्दा उठाया जी। अभी तो वो चेयरमैन इस नगर परिषद के बने हैं, बिल्कुल, लेकिन जब चेयरमैन नहीं बन पाए तो पब्लिक से, वो आम जनता है जो पलवल की, वो अपील करते थे कि पलवल के अंदर गंदगी के ढेर नहीं दिखेंगे। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे चेयरमैन के? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँ, चेयरमैन साहब, या तो जनता की सुन लो, नहीं कहते ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सरकार ने हाथ रखा, आपको टिकट दी, चेयरमैन बनाए जनता ने वोट दी, लेकिन उनके विश्वासों पे खरे नहीं उतर रहे आप। लेकिन आगे के लिए ध्यान रखना, जनता
माफ नहीं करेगी बिल्कुल। सभी जागरूक बने और जागरूक बनने के साथ ही इस शहर का उद्धार हो सकता है। भगवान ने आपको मुंह तो दिया है, परंतु शायद ऐसे मुद्दों पर आपकी आवाज नहीं निकल पाती है, इसलिए पत्रकारों का भी सहयोग करें। सारी बातें हम ही कह देंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? तो साथियों, यदि किसी भी प्रकार की सूचना या वह खबरों के लिए आप हमारे तीनों भाइयों से नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सएप, कोई भी वीडियो व्हाट्सएप करें आपको तुरंत वो वीडियो लग के भेजेगी, लेकिन सत्य वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि जांच भी हम भी करते हैं उनकी, क्योंकि कोई फेक भी वीडियो भेज सकता है, वो हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। कॉल नंबर हमारा आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा तीनों चैनलों पे। और बाकी जो भी, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, अगर कहीं गलत हुआ, आप गलत होते देख रहे हो, तो उसकी वीडियो बना के हमें भेजें, आपकी बात को बिल्कुल उठाया जाए। तो आपको चैनलों के नाम भी बता दो, डीडी जागरण, खबर अपडेट लाइव और एसएस न्यूज बामन वाहन चैनल। आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस चैनल को सर्च करके आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है आपके गांव, गली, मोहल्ले में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक आपसे सहयोग चाहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत नमस्कार।